नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सीटेट पेपर 1 की है। इसमें हम जो सॉल्व कराने जा रहे हैं, आपको ईवीएस की बुकलेट सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि सन 2018 की बुकलेट है। ठीक है, एक एक करके हम आपको 7 से 8 बुकलेट कराएंगे। ये देखिए पार्ट 1 है। यहीं पे हम हर वीडियो में पार्ट 1 की है ये, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से यहाँ पे ये पहचान हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप कॉपी और कलम को लेके बैठिए। जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी उनको आपको नोट करते हुए चलना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम देखिए बुकलेट पे आ गए हैं। ये बुकलेट हमने आपको बता दी, नोट करते हुए चलना। ये बुकलेट हम आपको आज 2018 की सॉल्व करवा रहे हैं। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण जो अध्ययन होता है वो 61 नंबर से क्वेश्चन शुरुआत होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि संपूर्ण तैयारी आपको सीटेट की वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल करा रहा है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है, भाई अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रशासनिक नहीं है? देखो, जो नहीं है वो आपको पहचानना है। अब देखो पहला ऑप्शन, आप इसमें जो टिक लगा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको चारों ऑप्शन को समझना है। देखो, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। बी ऑप्शन है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। सी ऑप्शन है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। और देखिए चौथा जो ऑप्शन है क्या है? चौथा ऑप्शन है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तो दोस्तों, सबसे सटीक और सबसे अच्छा आपको जवाब यहाँ पे देना है। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे अच्छा जवाब है वो है आपका, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में क्या मिली? मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है दूसरा नंबर वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपातकालीन परिस्थिति, ठीक है, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है मानववादी दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है संज्ञानवादी दृष्टिकोण और डी ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि क्या है, ये अन्वेषण दृष्टिकोण है, यानी इंक्वायरी अप्रोच है। ठीक है, तो दोस्तों इंक्वायरी अप्रोच यानी पहला वाला विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15 नंबर जो हैं वो कंटेंट के आते हैं और 15 नंबर जो है वो पेडागोजी के पूछे जाते हैं ईवीएस में। यही सभी सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी यानी समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि
यानी जो समुदाय है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये हाँ पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यह सस्ता और सुलभ है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, तो ये भी ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है ये आपका पहला वाला ऑप्शन है कि भाई यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई ईबीएस, क्वेश्चन कह रहा है ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण है, या फिर पाठचर्या से बाहर जाना है, या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है, या फिर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से क्या है लिंक करना है। तो देखो, कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध बनाने का जो सबसे तरीका है वो क्या है? आपको पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। ठीक है, और प्रकृति से आप सीधे सीधे इसे जोड़ सकते हो, यानी जीवन से बच्चों के जोड़ के रिलेट करके आपको पढ़ाना है। तो पाठ्य पुस्तकों से क्या है बाहर जाना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भाई कक्षा 3 का छात्र है। ठीक है, कक्षा 3 के छात्र को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस परिवार में क्या सोचते हैं? दोस्तों, PYQ जो है वो सफलता की कुंजी है। जितने भी मैं बुकलेट आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको चुन चुन के एक एक बुकलेट को देखना है, क्योंकि जो कंटेंट के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अच्छे ढंग से करा दूंगा, ताकि एक ऑप्शन नहीं चारों ऑप्शन के जवाब मिले। अगर उसके आसपास से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो आपका छूटे नहीं। तो देखो, इसका सही जवाब क्या है भाई? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बी ऑप्शन है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है। और डी ऑप्शन है रमा अपने छात्रों के प्रति क्या है असंवेदनशील है। तो दोस्तों, इसका आपको सही जवाब देना है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हुई है। रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो ये विस्तारित परिवार है। तो दोस्तों, इसमें क्या है देखिए, इसमें पहला वाला ऑप्शन पढ़िए, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। 66वां और 67वां नंबर बिल्कुल सस्ता है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी EBS कक्षा में गतिविधि या फिर गतिविधियां हैं? तो देखो, फील्ड भ्रमण, फील्ड जो भ्रमण है यानी फील्ड ट्रिप जो होता है वो क्या है विजिट, यानी फील्ड विजिट जो होता है वो तो भैया पर्यावरण के लिए क्या है एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट का प्रयोग। तो श्यामपट्ट का प्रयोग भी गतिविधि के माध्यम से होता है। चित्र पढ़ना तो ये भी सही है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, जहाँ पे भी आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो तो समझो 90% वो ऑप्शन अब तक सही देखा गया है। तो आप तुक्के के तौर पे भी उसे यूज कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या है, यदि यह समावेशी हो, विषयगत हो, एकीकृत हो या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों विकल्प सही हैं, यानी समावेशी, विषयगत और एकीकृत। इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी चौथा वाला विकल्प है वो यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो और टॉपिक को नोट करो। टॉपिक को नोट करो कि सपेरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पेपर में बनता है। तो सपेरों से संबंधित कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी बाद में, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। EBS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। EBS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर क्या है एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो पहला ऑप्शन देखो,
संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अब देखो दूसरा विकल्प कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि पशुपालन जो है वो आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप अगर तुक्के में ऑप्शन करोगे तो भी ये सही हो जाएगा। आपको बताया गया है जहाँ भी 4 ऑप्शन हो और सबसे बड़ा ऑप्शन जो हो और वो पॉजिटिव हो तो समझो वही जवाब सही होगा। और दोस्तों इसे आप अच्छे से समझोगे तो ये सही भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो पहला ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। क्या ऐसा है, ये उन बच्चों के लिए जो खाली पेट आते हैं? आप कहोगे जी नहीं। तो यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखो यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह ABS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ये जो चौथा वाला विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, यानी बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है या फिर ABS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों ABS जो पाठ्यक्रम है इसको आधा करने से क्या आप बोझ के बिना सीख जाओगे? ऐसा नहीं है। स्कूल बैग का कम, यानी स्कूल बैग का कम वजन, ये भी नहीं है दोस्तों सही। ABS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है इसको ध्यान से समझो, अबोध का यानी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। दोस्तों पहला ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरा देखो छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, तो ये पहला दूसरा वाला नहीं है सही। लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को अलग करना, ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो देखो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप इसे तुक्के में करना चाहते तो भी ये तुक्के में सही हो जाता, क्योंकि आपको बताया गया मेरे द्वारा कि बड़ा आंसर जो होगा, अगर आपको आंसर नहीं आए तो जो बड़ा ऑप्शन होगा पॉजिटिव हो वही आंसर होगा। तो उस बेस पे भी आपका ये सही है। अगला देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरी में नोट करिए। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे लिखा है बाला का पूर्ण रूप क्या है। अब इसका जो पूर्ण रूप है आपको हिंदी में नहीं दोस्तों इंग्लिश में याद करना होगा, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसको आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हिंदी में वो बार बार शब्द इधर उधर कर देता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो जो स्कूल होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल है, स्कूल जो होता है, स्कूल की जो दीवारें हैं, इमारतें हैं, फर्श हैं, खंभे हैं, सीढ़ियां हैं, इनको दोस्तों मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे क्या है खेल खेल में दोस्तों सीख सके, ठीक है। यही क्या है दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। बी ऑप्शन है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सी ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। और डी ऑप्शन है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, चौथा वाला ऑप्शन को आप देखिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो विचार हैं, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या है, अलग है। यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप दोस्तों पहली बार अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आए हो तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिएगा। चैनल पे मैंने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से एक एक जाके एक प्लेलिस्ट पे, मतलब हर प्लेलिस्ट पे जाके सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। देखो, महिलाएं और पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं। जैसे महिलाएं जो होती हैं, इनका मानना है, ठीक है, कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। तो यह एक क्या है, यह रूढ़िवादी धारणा है या फिर अंधविश्वास है या फिर मिथक है या फिर वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, मिथक है ये। ठीक है, अगर दोस्तों किसी को आपको लगता है कि भाई ये ऑप्शन गलत है तो आप उसका कमेंट में आंसर लिखिएगा, वहाँ पे हम दोबारा चेक करके आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे द्वारा जो आंसर बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है। चलिए 75वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप डायरी में नोट कीजिएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर इस बार भी पेपर में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, देखो भारत का नक्शा आपको रटना होगा। उसमें आपको ये याद करना है कि भाई पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, राजस्थान कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, हरियाणा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है, बंगाल कहाँ पे है, तेलंगाना कहाँ पे है, कर्नाटक कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है, गोवा कहाँ पे है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें याद हो गई तो आप 2 नंबर आपके समझो पक्का हो गया। समझो इस क्वेश्चन को। देखो, वो कह रहे हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अब सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, दिशाएं कौन सी, देखो ये उत्तर हो गया आपका, और नीचे हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक, ये तो हो गई दिशाओं की बात। तो दिशा भी आपको पता होनी चाहिए और भारत का नक्शा भी पता होना चाहिए। चलिए कुछ यहीं पे मैं इस प्रकार से कुछ डिजाइन कर दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार से कुछ समझाने के लिए। ठीक, अब आप देख रहे हो जो जम्मू कश्मीर है आपका, जो जम्मू कश्मीर है वो उत्तर में है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, उत्तर में है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष। अब आपको क्या करना है, आपको बिहार देखना है कि भाई बिहार कहाँ पे है। आप देखोगे बिहार जो है वो पूर्व दिशा में यहाँ पे पड़ता है बिहार। ठीक है, यहाँ पे है बिहार। और गोवा, तो गोवा आप देखोगे पश्चिम में, यानी गुजरात के नीचे। यहाँ पे गुजरात है तो गुजरात के नीचे कहाँ है, यहाँ पे क्या है, गोवा है। ठीक है, अब आप देखो, यानी बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। बिहार यानी यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे खड़े होकर देखो जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर जो है वो उत्तर में है। जम्मू कश्मीर उत्तर में है। ठीक है, तो आप आओ गोवा। गोवा कहाँ पे है, गोवा आप कहोगे पश्चिम में है। गोवा कहाँ पे है, देखो पश्चिम में है। तो क्या हुआ, उत्तर पश्चिम और क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर आपका फिक्स है दिशा और मानचित्र से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी वाष्पीकरण की क्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सरल भी है। देखो, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है। चौथा ऑप्शन है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तेज की बात नहीं कह रहा है बल्कि धीमे की बात कह रहा है। अब समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। देखो, महीना है गर्मी का, महीना क्या है, गर्मी का है।
अब जैसे ही आप अपने खेत में गए और खेत में आज पानी लगा के आते हो और कल को पानी जब देखते हो खेत में तो पानी गायब हो जाता है। गायब हो जाता है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पानी है वो बाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगा, कितने घंटों भी नहीं लगेंगे और उड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या था, अधिक था। अब जैसे अभी मान लो ये ठंड का मौसम है, ठीक है, ठंड का मौसम है और गेहूं की फसल लगी हुई है। अभी अगर आप अपने खेत में पानी लगा के आओगे तो वो पानी सूखेगा नहीं और बल्कि दूसरे दिन आपको गेहूं की फसल से पानी अपने आप ही निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो बाष्पीकरण की जो क्रिया है किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, यानी सतह क्षेत्र और तापमान टेम्परेचर यानी क्या है, दोनों में क्या हो, कमी हो। ठीक है, ये जवाब बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका मानचित्र से संबंधित है दोस्तों। मैंने आपसे कहा दिशा और मानचित्र रट के रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपका पक्का है। चलो, स्थानों कौमा दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष की स्थिति को समझने की क्षमता है। देखो, यानी कौन सा राज्य किस स्थान पे है और उसकी दूरी यानी कितनी कितनी है, वो दूरी और वो किस दिशा में है, यानी किस दिशा में है। यह किस चीज़ से पता चलेगा आपको? क्या ये स्थितीय कौशल है? आप कहोगे नहीं। ग्राफिकल कौशल है? बिल्कुल नहीं। दिशात्मक कौशल है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये मैपिंग स्किल है, यानी चित्रण कौशल है। ये मैपिंग स्किल है, बिल्कुल सही जवाब है चौथा वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनसीएफ आप याद करके रखिएगा, एनसीएफ पूरा समझ के रखिएगा। एनसीएफ से पूरे पेपर में आपको 3 क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनसीएफ जो है वो कॉमन है। यानी एनसीएफ से मैथ में भी क्वेश्चन बनेगा और आपका ईवीएस में भी क्वेश्चन बनेगा और सीडीपी में भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो डायरेक्टली भैया ये देखो, एनसीएफ 1975 की बात है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। अब आपको ये देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। अब देखो किस क्षेत्र में, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि भाई भारत का नक्शा आपको याद होना चाहिए। कौन सा ठीक है, कह सकते हो आप कौन सा राज्य कहाँ पे है, ये चीज़ आपको किससे, मैप से ही पता लगेगी। जब ये पता लगेगी तो ये क्वेश्चन बना लोगे, अन्यथा आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा दोस्तों। देखो स्थानांतरित खेती, तो इसका मतलब समझ लो स्थानांतरित खेती होती क्या है। स्थानांतरित खेती ये है दोस्तों, एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि देखो भूमि जो होगी वो खाली पड़ी होगी, ठीक है, झाड़ी वगैरह वहाँ पे होंगी। तो जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ झारखंड ले लो, ठीक है, तो इस साइड के जो लोग होंगे वो क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़ों पेड़ पौधों को काट कर उस स्थान पे 1 साल खेती की या 2 साल खेती की, फिर वहाँ पे क्या है उसको नष्ट किया और अगले स्थान पे चले गए, अगली जगह चले गए, वहाँ पे भी यही काम करा, झाड़ी उड़ियों को काटा और वहाँ पे आपको भूमि उपजाऊ बनाई, 1-2 फसल की और उसको वहाँ से हटा के ले गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्थानांतरित खेती है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो स्थानांतरित खेती के बारे में थोड़ा सा आप दोस्तों डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो 3 किसी प्रकार से सही है और 1 सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको क्या है देखना है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्या बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं? यह पानी व हवा को दूषित नहीं करता। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है, 3rd वाला है, बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये EVS का समझो फेमस क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन गैस है। यानी ऑप्शन है मेथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो अब आप कहोगे उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही है। मैं आपको इसको ट्रिक बता देता हूँ और आप ट्रिक से याद करिएगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको ट्रिक याद रखनी है, ओ, ये नोट कर लो, ओ मीना का जलवा, ओ मीना का जलवा। अब ओ से आपको ध्यान रखनी है ओजोन, ओजोन का मतलब O2, ठीक है। मीना से आपको ध्यान रखना है मीथेन, क्या ध्यान रखना है, मीथेन। आपको का से ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और एक का से आपको ध्यान रखना है CFC, क्या ध्यान रखना है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद ध्यान रखना है सीधे सीधे जलवाष्प, ठीक। तो ये जितनी गैसें हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे CFC हुई, चाहे आपकी ओजोन यानी O2 हुई, मेथेन, CO2 और जलवाष्प, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। देखो, भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, इसका मतलब समझो। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या पतली मतलब कम होती है, ऐसा नहीं है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। चौथा ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। देखो, जो ठंडे वाले रेगिस्तान है ये हिमालय की क्या है, वृष्टि छाया में होते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, जाना पहचाना आपका। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस सबसे जिम्मेदार है, कौन सा गैस जिम्मेदार है। वो है सल्फर या फिर क्लोरीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक शब्द, वो ध्यान रखना है अम्ल वर्षा। क्या ध्यान रखना है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो एसिड रेन होती है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, ठीक है। जैसे आपको एक मिलेगी आपको SO2 प्लस एक मिलेगी आपको NO2। ये अम्ल जो वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो, जब अम्ल वर्षा हो रही है इसमें SO2 और NO2 दोनों हैं। अब जो ताजमहल है, ठीक है, जो ताजमहल है, ताजमहल पर क्या लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, संगमरमर, ठीक है, ध्यान रखना, संगमरमर लगा हुआ है। अब जब वर्षा की बूंदें इस संगमरमर के ऊपर गिरती हैं तो जो इसमें SO2 होता है, SO2 के कारण क्या होता है, जो संगमरमर है वो क्या है, पीले धब्बे उस पर पड़ रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मथुरा है, मथुरा में क्या है, एक रिफाइनरी फैक्ट्री है, ठीक है। तो बहुत नुकसानदायक है किसके लिए, ताजमहल के लिए, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, अम्ल वर्षा और SO2 और NO2 ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है दोस्तों, गोलकुंडा किसने बनवाया था। इस क्वेश्चन को आप 100% देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं कई बार। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, तो ये सीधे सीधे आपको याद रखना है काकतीय राजवंश, ठीक है, काकतीय राजवंश। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप डायरी में रखिएगा। ये समझो CTET का जो है प्रश्न समझो इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है और अलग अलग टाइप से पूछता है। क्वेश्चन सिंपल है, देखो 15 ग्राम या फिर ml घनत्व या 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। देखो, द्रव्यमान यानी m बराबर होता है घनत्व यानी D इंटू B, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। ये आपको सूत्र लिख लीजिएगा कॉपी पे। अब इसमें तो इसने द्रव्यमान पूछा है, हो सकता है वो अगली बार आपसे घनत्व पूछे, हो सकता है वो आपसे आयतन भी पूछे। तो देखो, जो भी चीज़ पूछे, अगर आपसे मान लो वो आपसे घनत्व पूछे, ठीक है, तो जब घनत्व पूछे तो यहाँ से दोस्तों आप घनत्व बाहर निकाल लीजिए, घनत्व बाहर निकाल लेना,
ठीक है। और घनत्व के साथ में क्या है, आयतन, जिसके साथ में जो चीज़ होती है वो नीचे रख देना और m आपको ऊपर रख देना। इस प्रकार से नया सूत्र बन गया। अगर आपसे वो निकलवाए क्या, आपसे निकलवाए आयतन, आयतन निकलवाए b, तो b बाहर निकालना है और d इसके साथ में नीचे रखना है, ठीक है, और m आप ऊपर रख देना। तो इस प्रकार से आप आयतन भी निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे, यानी घनत्व गुणे आयतन, ठीक है। तो 15 × 3 बराबर कितना हुआ, 45। कितना सरल क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखो, अदिश राशि और सदिश राशि आपको पढ़ने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, जब भी आए सदिश राशि, जब भी दोस्तों आए सदिश राशि, तो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, सदिश राशि में क्या होगा, सदिश राशि में बा होगा, बा जरूर होगा, ठीक है। सदिश राशि में बा जरूर होगा, एक आपका ये वाला ला जरूर होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, उत्प्लावल बल हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, या फिर घर्षण हो गया, घर्षण में देखो ये आ रहा है, घर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सब में क्या है, बा है। तो ये सब क्या होंगी, ये सदिश राशि होंगी, ठीक। अब देखो ध्यान रखना, ये हो गई सदिश राशि की बात। इसके बाद मैं आपको अदिश राशि की ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको भी नोट करिएगा। ये है अदिश राशि। अदिश राशि की ट्रिक क्या है, अदिश राशि की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक आप नोट करो, वो आपके बहुत काम की है। ट्रिक याद रखो, ध्यान रखो, उसका दाल MSc से आता है, MSc से आता है, ठीक है। अब नोट करो मेरे साथ में, ऊ के साथ ऊर्जा, ऊ के साथ ऊर्जा, सा से समय, और का से आपको कार्य ध्यान रखना है, दा से दाब ध्यान रखना है, ला से लंबाई ध्यान रखनी है, ठीक है। एम है, एम से आपको मास ध्यान रखना है, एस से आपको स्पीड यानी चाल ध्यान रखनी है, और सी फार आपको करेंट ध्यान रखना है, ठीक है, करेंट, और आ से आपको आयतन ध्यान रखना है, ता से आपको ताप ध्यान रखना है। यानी उसका दाल MSc से आता है। ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं सारी की सारी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है वो अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। तो देखो दो अपवाद हैं, दो अपवाद आपको ध्यान रखने हैं, दो अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद कैसे, जैसे द्रव्यमान हो गया और दाब हो गया। ये द्रव्यमान है, एक और है दाब। दाब में भी देखो बा है और द्रव्यमान में भी आधा बा है। तो दो ये अपवाद हैं जो कि क्या है, अदिश राशि हैं। वरना तो बा वाले जितने भी शब्द होंगे ज़्यादातर वो सब क्या है, सदिश राशि हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों सीधे सीधे फैक्ट है, यानी क्या है, अपारदर्शी है, ठीक। जहाँ पे भी आपको समझाने की बात होगी वहाँ पे चीज़ें समझाई जाएंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है। देखो किसी वस्तु का भार क्या होगा, सीधे सीधे तो देखो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। पृथ्वी का आप लगाओगे, पृथ्वी का भार बराबर, पृथ्वी का भार बराबर होता है 6 गुणे चंद्रमा पर भार, 6 गुणे चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, भार, ठीक। अब आपने देखा चंद्रमा पर भार कितना दिया है, इसने दिया है 10 kg, तो चंद्रमा पर भार कितना दिया है, 10 kg, ठीक है। और देखो 6 × चंद्रमा पर भार, तो इसकी 6 के साथ क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 60 kg, ठीक है। यानी 60 kg, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर ये पूछे न्यूटन में, तो न्यूटन में कितना हो जाएगा, ये 60 की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है किस पर। तो एक विलेय का जो विघटन दर है दोस्तों, यह सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र पर क्या है, ये निर्भर करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक मैं आपको ऑफर बता दूं, मेरे चैनल पे ऑफर चल रहा है दोस्तों। सीडीपी जो है, सीडीपी 199 में मैं इसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेहतरीन कंटेंट होगा, 30 में से कम 25, 26, 27, 28 तक बच्चा आराम से ले आएगा। इसके साथ में मैं अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और पेपर 2 के लिए भी, चाहे आपका एसएसटी हुआ, हिंदी हुआ, साइंस हुआ, ठीक है, या फिर संस्कृत हुआ, उसकी भी पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। इतनी आपकी हेल्प कर रहा हूँ सीडीपी के साथ में। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसका आप लाभ उठाइएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो देखो यहाँ पे समझो, पोस्टर बनाना तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखो, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, या फिर कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों लगातार मैं आपको 7 से 8 पेपर सॉल्व करा दूंगा, जहां से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो में 1% नॉलेज मिली हो, 1% वीडियो आपके फायदे की हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।